बाद यू है, शी है, उसके बाद ही है, दे है, इट एंड वन। दीज आर दी टोटल प्रोनाउंस इन इंग्लिश एंड दीज आर दी 8, ये 8 प्रोनाउन है। पूरी जो इंग्लिश लैंग्वेज है मोस्टली ये 8 के फिगर के गिर्द रिवॉल्व करती है या घूमती रहती है। कोई पूछे ना हाउ मेनी वर्ड्स मेक पैसिव, कितने वर्ड बनाते हैं, तो जवाब आता है कि 8 वर्ड्स होते हैं। कोई पूछे ना हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, तो जवाब होता है कि 8 होते हैं। कोई आपसे ये पूछे कि हाउ मेनी प्रोनाउंस इन इंग्लिश, तो जवाब आता है कि 8 होते हैं। मोस्टली जो उसमें सवाल है, कोई पूछे मॉडल्स कितने होते हैं, तो उसका जवाब भी बेटे 8 ही होता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं इन ग्रामर उसके बाद घूम फिर के 8 के फिगर पे आती है कि उस पर तो बेटे प्रोनाउन भी 8 होते हैं, उनको लिखा है मैंने। उसके बाद है जी अब बेटे ये प्रोनाउन जो हैं उसके बेटे कैटेगरीज क्या क्या हैं यहाँ पे, और बाकी बहुत सारे प्रोनाउंस की काइंड है, हम उसके अंदर उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन जो रियल नेम है बाकी उसकी काइंड्स में आते हैं, जितने भी प्रोनाउंस हैं बहुत सारे होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी हैं, उसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं, बहुत सारी उसकी टाइप्स हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन जो मेन उनके नेम है वो 8 ही है। उसके बाद मेरे ये सब्जेक्टिव केस होती है सबसे पहले। सब्जेक्टिव केस के बाद मेरे पोजेसिव केस होती है, और पोजेसिव केस के अंदर दो बातें होती हैं, एक इसकी लॉन्ग फॉर्म होती है एंड सेकेंड इज दी शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होती है, उसके बाद मैंने एक चीज और साथ ऐड की है, वो है रिफ्लेक्सिव मेरे केस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आप उसको कह सकते हैं। तो इनको डिटेल के साथ लिखते हैं। मेरे आई से माई होता है, आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। उसके बाद बेटे माइन भी होता है, अब बुक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद बेटे मी होता है, एंड मी के बाद होता है माई सेल्फ। रिमेंबर दैट जब आप आई की रिफ्लेक्सिव केस को बना रहे होंगे, आपने पोजेसिव केस में लॉन्ग फॉर्म को फॉलो करना है कि माई लिखा और उसके बाद सेल्फ लिखेंगे तो उसके बाद माई सेल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, वी के बाद आवर होता है, आवर्स इज दी शॉर्ट फॉर्म। रिमेंबर दैट कि जब आप आवर्स लिखेंगे तो आपने एस को साथ मिला के लिखना है, देयर इज नो कॉमा। अपॉस्ट्रोफी जो बात है ना, यूअर्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आप लगा देते हैं क्योंकि रॉन्ग होता है, तो इसके साथ कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं है, सिर्फ एस को साथ मिला के लिखेंगे आप। उसके बाद मेरे अस होता है, और उसके बाद आवर सेल्व्स होता है। उसके बाद मेरे अब आवर सेल्व्स कहां से आया कि हमने जैसे यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म को लिया था, उसमें वी की भी हमने लॉन्ग फॉर्म ली, उसके साथ सेल्व्स लिखा हमने, क्योंकि जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ सेल्फ और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम सेल्व्स यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है आपके पास यू का यूअर होता है। यूअर के बाद मेरे यूअर्स, ये वही यूअर्स है जहां आप मेरे टोटली फोकस इसी वर्ड पे होगा कि हम जितनी भी उसमें एरर्स कर रहे होते हैं, जब आप किसी एप्लीकेशन के एंड में यूअर्स को यूज करते हैं, आप किसी लेटर के एंड में यूज करते हैं, तो हम इसी यूअर को यूज करते हैं जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है यू की। लेकिन जब आप यूज करते हैं तो इसमें आप एरर कर रहे होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एरर, किस किस्म की आप एरर करते हैं, या तो आप इसके साथ एस यूज नहीं करते, वन मिस्टेक। नंबर 2, आप इसको यूज करते हैं एस के साथ लेकिन ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा दें, जिसकी वजह से भी मेरे मिस्टेक रहती है। तो रिमेंबर दैट उसके बाद यूअर्स है, शॉर्ट फॉर्म है यू की, उसके बाद एस को साथ मिला के लिखेंगे, देयर इज नो कॉमा हियर। उसके बाद है मेरे यू, यूअर यू होता है, और उसके बाद यूअर सेल्फ। अब यूअर सेल्फ हमने कैसे लिखा, वही सेम था कि हमने यू की लॉन्ग फॉर्म ली और लॉन्ग फॉर्म के साथ हमने सेल्फ लिखा, तो उसमें यूअर सेल्फ भी होता है जब सिंगुलर है, और सम टाइम जो यूअर्स है आपके पास वो प्लूरल भी होता है, तो उसके बाद यूअर सेल्फ भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन है मेरे शी। मेरे शी के साथ मेरे हर होगा और हर्ज भी होगा। अब यही सारी बातें जो कि आप इस वर्ड से तो फेमिलियर थे यूअर से, और बाकी मैंने इन बुक आपको जब बुक 2 पढ़ाई है या उसके बाद मिस्टर चिप्स को हमने डिस्कस किया, मैंने साथ बताया आपको, बुक के अंदर इंडिकेट किया कि बेटा देखें ये उसकी शॉर्ट फॉर्म, कहीं पे माइन इस्तेमाल हो रहा था, कहीं पे आवर्स इस्तेमाल हो रहा था, कहीं पे हर्ज इस्तेमाल हो रहा था, एंड सो ऑन। उसके बाद मेरे हर होगा, उसके बाद हर सेल्फ। अब यहां पे देखें आप, आपने जब रिफ्लेक्सिव केस को आपने मेक करना था या बनाना था, आपने आई एंड वी इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकंड पर्सन,
तो आपने जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की रिफ्लेक्सिव केस बनाई तो आपने क्या किया, लॉन्ग फॉर्म की जो उसकी आई की लॉन्ग फॉर्म थी या वी की लॉन्ग फॉर्म थी या यू की थी, उसके साथ आपने सेल्फ या सेल्फ यूज किया, तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस आपकी बन गई। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है कि थर्ड पर्सन है, ऑल दीज आर द थर्ड पर्सन्स, ये सारे थर्ड पर्सन हैं। जब आप इसकी रिफ्लेक्सिव केस कर रहे हैं तो हमने कहाँ गए, ऑब्जेक्टिव केस के पास। ऑब्जेक्टिव केस में क्या था, मेरे हर के साथ सेल्फ लिखा, तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस बन गई। उसके बाद नेक्स्ट वन है मेरे ही से होता है हिज, और यहाँ पे भी हिज होता है। आप पूछें कि बाकी तो ऐसा यहाँ क्यों गया, क्योंकि रेपिटेशन होता, एस एंड में लिखा हुआ है और साथ दोबारा लिखने की इस वजह से जरूरत पेश नहीं आई, मेरे हिज ही रहेगा। उसके बाद मेरे हिम होगा, हिम के बाद मेरे हिमसेल्फ है। अब वहां पे भी सेम था कि थर्ड पर्सन था ही, उसमें से आपने ऑब्जेक्टिव केस को लिया, साथ सेल्फ लिखा, तो उसके बाद कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरे दे से देयर है, मेरे फॉलोड बाय देयर्स है, और उसके आफ्टर दैट मेरे उसमें देम होगा। जब रिफ्लेक्सिव केस बनाएंगे तो देम सेल्फ होगा, तो देम सेल्फ होगा। मेरे इट के बाद मेरे इट्स है अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद एस के साथ, उसके बाद मेरे इट्स है साथ मिला के लिखेंगे, उसके बाद इट है, उसके बाद इट सेल्फ, एंड लास्ट वन इज दी मेरे वंस, मेरे वन अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद एस है, यहाँ पे वंस है विदाउट अपॉस्ट्रोफी है, उसके बाद मेरे वन है और वन सेल्फ इन द एंड। अब मैंने क्या आइडेंटिफाई करवाया मैंने आपको कि देयर आर 8 प्रोनाउंस इन इंग्लिश, 8 प्रोनाउन होते हैं। आई एंड वी इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकंड, एंड ऑल द अदर्स आर द थर्ड पर्संस। इनकी डिटेल में मैंने ये सब्जेक्टिव केस थी, इसको पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। उसके बाद मेरे पॉसेसिव केस में दो बातें थी, लॉन्ग फॉर्म थी और शॉर्ट फॉर्म थी, उसको राइट किया। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव केस थी और उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस थी। अब इस सारे टेबल को बनाने का मतलब क्या था आपको, क्योंकि मैंने एरर पढ़ानी है इसके बाद, तो एरर कहाँ कहाँ होती है। टू आर अब 3 थिंग्स हैं जो आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, पहले यहाँ से बता देता हूँ कि गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं, फिर उसके बाद विद एग्जाम्पल हम उसको बयान करने की कोशिश करेंगे। मेरे सबसे पहली गलती होती है यहाँ पे, आई एंड वी इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकेंड पर्सन, and all these are the third persons। सब्जेक्टिव केस में 2 टाइप की हम एरर करते हैं। कितने टाइप की एरर करते हैं, 2 टाइप की हम एरर कर रहे होते हैं। एक एरर बेटे ये होती है जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, शी इज टॉलर देन मी, सेंटेंस वुड बी रॉन्ग, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीजों का किया जाता है। THAN देन, एक होता है देन, THEN एक वर्ड होता है, एक होता है देन, देन वी यूज फॉर कंपैरिजन, उसको हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, सब्जेक्टिव केस का कंपेयर सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ, रिफ्लेक्सिव केस का रिफ्लेक्सिव केस के साथ, लॉन्ग फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म के साथ, और शॉर्ट फॉर्म का कंपैरिजन शॉर्ट फॉर्म के साथ ही होता है। तो एक तो एरर ये होती है कि आप, जैसे मैंने एक सेंटेंस अभी बोला था, शी इज टॉलर देन मी, तो उसमें मी नहीं आएगा, आई आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया। तो इन द एंड भी मैंने सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मैं उसको कंपैरिजन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। एक तो सब्जेक्टिव केस वाली लाइन में ये एरर होती है। नंबर टू ये होता है कि अगर एक सेंटेंस के अंदर दो, उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, समटाइम यू आर गोइंग इनटू ट्रांसलेशन, आप ट्रांसलेशन के अंदर जाते हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा या तीनों प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस, दिस इज द क्वेश्चन, कि आपने उसको ट्रांसलेट करना है तो कैसे करना है, पहले फर्स्ट पर्सन को राइट करोगे, सेकंड को राइट करोगे, या थर्ड को। और ये उर्दू की बात है कि उर्दू में सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं, तुम और वो टीचर्स हैं, कैसे आप ट्रांसलेट करोगे, जैसे लिखा हुआ है वैसे, या उसकी तरतीब या सीक्वेंस के अंदाज से होगा। नंबर 2, इंग्लिश में सेंटेंस अगर लिखा हुआ है उसके अंदर तीनों प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं,
तो आप उसको जो ना किस अंदाज से यूज करेंगे कि उसका सीक्वेंस मेरे किस अंदाज से होगा। ये दो टाइप की मेरी गलती हैं जो हम यहाँ पे करेंगे। अगर आप मेरे पॉजिटिव केस में आते हैं तो सेम था कि कंपैरिजन जब आप कर रहे होंगे तो उसमें ये देखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म के साथ और लॉन्ग फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म के साथ एक एंगल हो गया। जो ज्यादा सेंटेंस आता है और 100% ही आता है वो मेरे यूअर्स का मेरे प्रॉब्लम है कि क्योंकि ये हम यूअर्स अफेक्शनेटली सिंसियरली, असल में जब एल वाई वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं मीन्स के एडवर्ब जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये शॉर्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। जब आप एडवर्ब को यानी एल वाई वाले वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते, यूआर ओबीडेंट, यूअर्स ओबीडेंटली, अगर ओबीडेंटली है, सिंसियरली है, अफेक्शनेटली है, ट्रूली है, जब भी ये यूज करोगे उसके साथ यूअर्स इस्तेमाल करते हैं ये वाला, तो आप गलती क्या करते हैं, या तो आप एस के साथ यूज नहीं करते, यूअर यूज करते हैं, आप एक गलती का एंगल हो गया। अगर आप यूअर्स को यूज करते हैं तो अपॉस्ट्रोफी साथ यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। अपॉस्ट्रोफी भी यूज नहीं करनी और साथ मिला के आपने इसको राइट करना होता है। और उसके बाद है जी ये यहाँ पे गलती हो गई क्योंकि मेन फोकस यही वर्ड है, क्योंकि इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अगर वो आएगा सेंटेंस स्टेटमेंट के अंदर रॉन्ग तो उसके साथ ये यूअर्स ही आएगा, बाकी इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद मेरे सेम एज द केस ऑब्जेक्टिव केस के अंदर कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, इट इज अ मैटर बिटवीन यू एंड मी, ये आपके और मेरे दरमियान एक क्या है मामला है। तो उसके बाद है जी कंपैरिजन करना है, तो उसके बाद इस केस को यूज करते हैं। और उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस के अंदर कौन सी हमारे पास एरर्स होंगी कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जब आप उन वर्ब को एक सेंटेंस के अंदर यूज करते हो, चाहे उसकी आप मेरे फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे आप उसका पास्ट वर्ब यूज कर रहे हैं, चाहे आप पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, या उसके बाद मेरे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द आईएनजी फॉर्म। कि आप जब कोई भी आप यूज कर ले लेकिन वर्ब स्पेसिफाई होते हैं, अगर वो वर्ब सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाएं तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस को लाजमी हमने इस्तेमाल करना होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे नहीं है। ये चंद बातें प्रोनाउन के हवाले से मैंने आपसे की। अब मैं उसके बाद एरर की जानिब जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि सब्जेक्टिव केस को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर किस अंदाज से उसमें होता है। फिर सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे बेटे व्हाट वुड बी द सीक्वेंस, तो इसकी मेरे तरतीब किस अंदाज से होगी कि कौन सा प्रोनाउन पहले आएगा और कौन सा प्रोनाउन मेरे बाद में उस पर आएगा। मैं दो सेंटेंस राइट कर रहा हूं जिससे आपको बात बड़े अच्छे अंदाज से उसको समझ आएगी। बेटे आई, यू एंड ही आर सोशल वर्कर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। अब दोनों सेंटेंस की ट्रांसलेशन सबसे पहले देखें। अगर एक सेंटेंस के अंदर तीन प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ट्रांसलेशन। बेटे आई मैं, तुम और वो समाजी कारकुन है, फर्स्ट सेंटेंस की ट्रांसलेशन है। बेटे सेकंड है आपके पास आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, कि मैं, तुम और वो चोर हैं। एक बात याद रहे कि सबसे पहले आपने ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद आपने एक चीज को गेस करना है, इस सेंटेंस के अंदर जो काम हुआ है इट इज राइट और रॉन्ग। इस सवाल का जवाब जब आपको मिल जाएगा तो आप मेरे एरर नहीं करेंगे, एरर करने का एक इम्कान कम हो गया। मेरे क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेट द सेंटेंस, सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, गेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, उसके मीनिंग का अंदाजा लगाएं कि काम मेरे बैड है या काम गुड है। क्योंकि जब तक आप इस बात का अंदाजा नहीं लगाएंगे यू आर अनएबल टू डू द राइट थिंग। सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करने के बाद मेरे गेस करें कि काम अच्छा हुआ है उस सेंटेंस के अंदर या बुरा हुआ है। अगर काम अच्छा होगा तो प्रोनाउन का सीक्वेंस कुछ और होता है, अगर काम मेरे बुरा है तो उसका सीक्वेंस कुछ और होगा। तो उसके बाद है जी अगर काम मेरे हुआ है मेरे गुड, या काम अगर अच्छा हुआ है तो आपको याद करवाने के लिए मैं एक रूल जैसे पहले भी लिखता हूं, 231 ऑलवेज रिमेंबर 231। 231 इज द नेम ऑफ द रूल टू रिमेंबर यू, कि आप याद रखें उसको। अब क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड पर्सन, आफ्टर दैट इज द थर्ड पर्सन एंड लास्ट वन इज द फर्स्ट पर्सन। अगर काम अच्छा हुआ है और एक ही सेंटेंस के अंदर आप तीनों प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन,
यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिख दिए। और एक बात और भी माइंड में रहे कि जितने भी नाउन्स होते हैं, नाम जिसके भी हैं, आपके स्टूडेंट का नाम है, किसी टीचर का नाम है, वो सारे थर्ड पर्सन ही होते हैं। अगर नाम सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाए, दो प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, मेरे गेस करें जो नाम होगा वो थर्ड पर्सन ही होगा। तो उसके बाद अगर काम अच्छा है तो रूल नंबर कौन सा है? 231। 231 मीन्स के फर्स्ट सेकंड, अब ऐसे मैं बोलूं कि भाई सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड आएगा, आप कॉम्प्लिकेशन के अंदर रहेंगे कि पता नहीं कैसे होगा, याद होगा या नहीं होगा। वेरी सिंपल थिंग, रिमेंबर 231 कि 231 को याद रखें। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस अगर तीन प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं, काम अगर अच्छा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड पर्सन को यूज करोगे आप। उसके बाद यानी अगर कोई काम अच्छा हुआ है, सेकंड पर्सन को सबसे पहले आप क्रेडिट दें कि यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। उसके बाद ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। फिर तीसरे बंदे को उसका क्रेडिट दें कि उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। एंड एट द एंड आई आल्सो डन अ गुड जॉब, कि मैंने भी अच्छा काम किया है। कि अच्छे काम के लिए पहले दूसरे बंदे को क्रेडिट देना होता है, फिर तीसरे बंदे को क्रेडिट देना होता है, इन दी एंड अपना नाम भी साथ बोल देना है कि मैंने भी इस काम के अंदर पार्टिसिपेशन ली है। उसके बाद ये तो हो गया तीन अगर प्रोनाउन होंगे तो। अगर तीन नहीं होंगे तो फिर क्या है, अगर दो आए हुए हैं तो मेरे आपने इसी को फॉलो करना है, उसमें से चेक करना है आपने कि कौन कौन से प्रोनाउन यूज हुए हैं। अगर एक सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ है, एक थर्ड पर्सन, तो रूल नंबर 23 को आप रिमेंबर रखोगे। एक थर्ड पर्सन आया है और एक फर्स्ट पर्सन, तो फिर 31 होगा। एक सेकंड पर्सन आया है और एक उसके बाद फर्स्ट पर्सन, तो फिर 21। कि अगर दो हैं तो आप उसमें से मेरे खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि मैंने इसको किस अंदाज से इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर काम है बुरा, सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, गेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अंदाजा लगाएं कि उसके बाद काम अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। अगर काम हुआ है बुरा तो उसके बाद सीक्वेंस चेंज है, अब होगा 132। ये भी आपको याद करने के लिए है मेरे। 132 मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज फर्स्ट पर्सन, आई एम क्रिमिनल। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि ही इज क्रिमिनल एंड यू आर क्रिमिनल। तो बेटे बुरे काम के अंदर पहले खुद को घसीटें, फिर तीसरे बंदे को, और एंड दी एंड जाके दूसरे बंदे का नंबर आएगा। तो बेटे क्या होगा, काम अगर बुरा है तो सेंटेंस का सीक्वेंस क्या है, प्रोनाउंस का सीक्वेंस क्या है, 132 है। तो 132 को आप फॉलो करोगे कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, आफ्टर दैट थर्ड पर्सन को आप यूज करोगे, एंड एंड दी एंड आपने सेकंड पर्सन को यूज करना है। अगर दो प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं तो सेम इज द केस जैसे पहले मैंने डिफाइन किया कि आप उसमें से देखें कौन सा है। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड आया है तो फिर रूल नंबर 12 को यूज करें आप। अगर उसके बाद एक थर्ड पर्सन आया है एंड और एक सेकंड है तो फिर 22 को आप यूज करें। उसके बाद अगर एक फर्स्ट पर्सन आया है और एक उसके बाद थर्ड पर्सन, तो रूल नंबर उसमें 33। अब इन सेंटेंस को, अब ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये वाला सेंटेंस भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इसको कैसे हमने ठीक करना है, इसमें काम अच्छा हुआ था तो तरतीब कौन सी होनी चाहिए थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सेकंड पर्सन। तो मेरे कैसे सेंटेंस को ठीक करेंगे, मेरे सबसे पहले मैंने लिखा यू इज द सेकंड पर्सन। उसके बाद मेरे आएगा थर्ड पर्सन, ही होगा, और उसके बाद एंड द एंड जाके आपके पास मेरे आएगा फर्स्ट पर्सन, मेरे आई। मेरे यू, ही एंड आई आर सोशल वर्कर्स। अब सेंटेंस जाके सही है ग्रामेटिकली, पहले सेंटेंस उसमें रॉन्ग था क्योंकि प्रोनाउन का सीक्वेंस उसके मीनिंग के अकॉर्डिंगली नहीं था। अगर मीनिंग थे अच्छे, अच्छा काम हुआ था उसके अंदर, तो मेरे क्या सीक्वेंस था 231, तीनों प्रोनाउन इस्तेमाल हुए तो मैंने उसका सीक्वेंस चेंज किया तो सेंटेंस उसके बाद सही हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मेरे फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, उसके बाद मेरे सेकंड पर्सन है, और उसके बाद मेरे क्या है, उसके बाद मेरे थर्ड पर्सन है। मैं 132 मेरे फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। सेंटेंस वैसे मैंने राइट उसमें लिख दिया अलग क्योंकि बात समझानी थी कि मीनिंग के हवाले से कैसे गेस करना है। तो उसके बाद है जी आई पहले आया है, फर्स्ट पर्सन है, उसके बाद मेरे यू आया है, उसके बाद सेकंड पर्सन है, उसके बाद मेरे ही आया है, वो थर्ड पर्सन है। तो उसके बाद है जी अब सबसे पहले अब मेरे फर्स्ट पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन ही है, वो यू की जगह पे आएगा। तो उसके बाद है जी मेरे ही की जगह पे आपने उसके बाद सेकंड पर्सन को यूज करना है, वो यू आएगा। अब सेंटेंस होगा मेरे आई ही एंड यू आर मेरे क्रिमिनल्स, कि वो ये मैं, सबसे पहले मैं चोर हूं, उसके बाद है कि फिर वो चोर है, फिर तीसरी बात है कि वो उसके बाद आप भी चोर हो। तो उसके बाद आई ही एंड यू आर क्रिमिनल्स, कि मैं, तुम और वो, उसके बाद समाजी कारकुन पहले वाले सेंटेंस में था, और अब है कि मैं, उसके बाद वो और तुम, उसके बाद मेरे क्रिमिनल जब मेरे मुजरिम है। तो मेरे फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ,
टू दी पॉइंट, एक छोटी सी बात थी लेकिन समझाने के लिए इन डिटेल बात की है कि अगर एक सेंटेंस में 3 प्रोनाउन इस्तेमाल हों तो उसमें से अगर काम बड़े अच्छा है तो रूल नंबर 231 आप फॉलो करोगे, अगर काम बड़े बुरा है तो उसके लिए आप 132 रूल फॉलो करोगे कि तो उसके बाद सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा, मेरे वरना नहीं होगा। मेरे हम मूव करते हैं उस पर मेरे सेकंड रूल की जानिब। तो मेरे सेकंड रूल हमारे पास मेरे कौन सा है, उसमें से मैं आपको मेरे रिफ्लेक्सिव केस समझा रहा हूँ कि कहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर विद 3 वर्ब्स, 3 वर्ब आपने याद रखने हैं मेरे। वन इज द अवेल, the second is the absent, and third is the enjoy. Always remember 3 verbs, ये 3 वर्ब मैंने यहाँ पे राइट किए, आपने इन 3 वर्ब को रिमेंबर रखना है। अब बेटे जब भी ये वर्ब के तौर पे सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे अपने बाद रिफ्लेक्सिव केस जरूर लेंगे। क्या बोला कि जब भी ये 3 वर्ब, इन 3 वर्ब के अलावा कोई भी वर्ब अपने पास रिफ्लेक्सिव केस नहीं लेता, लेकिन जब भी ये 3 वर्ड इस्तेमाल होंगे अपने बाद रिफ्लेक्सिव केस जरूर लेंगे। सेंटेंस से एग्जांपल लेते हैं, वी इंजॉयड, बेटे इनकी फॉर्म कोई सी भी हो उसमें हो सकती है। वी इंजॉयड द फेयर, हम मेले से लुत्फानंदोज हुए, मेरे सेंटेंस इज रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट वन मेरे पास है, अली वाज बाथिंग himself in the pool, अली तालाब में नहा रहा था। with this sentence is also wrong, मेरे दोनों सेंटेंस रॉन्ग क्यों हैं? मेरे पहले सेंटेंस के अंदर वर्ब के तौर पे enjoyed इस्तेमाल हुआ, ये मैंने पहले उस वक्त बोला था कि इसमें से आप देखें अगर उसका पास्ट वर्ब, मैंने ये प्रेजेंट वर्ब लिखा था यानी फर्स्ट फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म है इन्हीं वर्ब्स की, अगर सेकंड फॉर्म है SCIS वाली फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है चाहे उसके पास सेकंड है या थर्ड है या इनिंग फॉर्म है, लेकिन वर्ब के तौर पे कोई भी फॉर्म इस्तेमाल हो जाए हमारा उसके साथ कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न एक चीज के साथ है कि क्या ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं तो उसके बाद ख्याल किस बात का रखना है कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव केस कौन सी आएगी, गो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्ट में जाएं, वहां देखें कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, उस प्रोनाउन के या नाउन के अकॉर्डिंगली आपने उसकी रिफ्लेक्सिव केस बनानी है। अगर जरूरत है तो उसके बाद लिखेंगे वरना नहीं। तो उसके बाद मेरे एंजॉयड इस्तेमाल हुआ, बी के पास गया तो मेरे आवर सेल्व्स, वी एंजॉयड आवर सेल्व्स द फेयर, हम मेले से लुत्फानंदोज हुए। अब सेंटेंस ग्रामेटिकली राइट है क्योंकि एंजॉय, अवेल और एब्सेंट जब भी सेंटेंस में वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होंगे उसके बाद प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव केस जरूर इस्तेमाल होगी। तो उसके बाद मेरे गॉट इट। उसमें नेक्स्ट वन आपके पास है मेरे सेकंड सेंटेंस में मेरे बात नॉट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स, उन 3 अल्फाज की लिस्ट में बात नहीं था, ये वर्ब था। अब सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ तो व्हाई इज रिफ्लेक्सिव केस यूज हियर, यहाँ इसको हमने किस लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि 3 वर्ड हमने मेरे याद किए थे, हमें पढ़ाए गए थे कि अगर उनमें से कोई है तो उसके बाद हमने उसके साथ क्या इस्तेमाल करना था, हमने रिफ्लेक्सिव केस इस्तेमाल करनी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी, हिमसेल्फ को मैंने उस पर रिमूव किया, नाउ सेंटेंस इज राइट। अब सेंटेंस हमारे पास ठीक हुआ कि उसके बाद है जी कि एंजॉय, अवेल एंड एब्सेंट अगर सेंटेंस में इस्तेमाल हुए वर्ब के तौर पे तो रिफ्लेक्सिव केस कंपलसरी, सेंटेंस फिर राइट होगा। अगर नहीं है ये 3 वर्ब, इसके अलावा कोई वर्ब है अगर वहां पे आपने यूज किया तो उसके बाद मेरे वो भी रॉन्ग होगा। उसके बाद मैं उस पर थर्ड स्टेप पे मूव कर रहा हूँ और वो हमारे पास है मेरे रिलेटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। हु, विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद मेरे हु जो है आपके पास, अगर आपने अब ये उस वर्ड को डिफाइन करते हैं जो इससे पहले इस्तेमाल होता है, हु हो गया, विच हो गया, एंड आफ्टर दैट इज द दैट, these 3 are the relative pronouns। अब पहली बात है कि ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। These are used to define the word which is end in the before them। इनसे पहले जो वर्ड, जो लफ्ज में खत्म होता है उसकी वजाहत के लिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद है जी जो हु है ये शख्स की वजाहत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो विच है वो चीज की वजाहत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
और दैट जहाँ पे हमें मसला हो कि भाई शख्स को है या चीज है, अपनी मर्जी नहीं है हमारी, जहां जहां इस्तेमाल होता है वहां पे बेटे दैट इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन ये है कि शख्स की वजाहत करनी हो तो हु, और चीज की वजाहत करनी हो तो उसके लिए हम बेटे विच इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस से मिसाल लें, ही इज द सेम बॉय, ही इज द बॉय which met me yesterday, ये वही लड़का है जो मुझे कल मिला था। अब मेरे सबसे पहली बात कि इस सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल मैंने विच किया। अब किसको डिफाइन कर रहा था? बेटे बॉय को। ये वही लड़का है जो मुझे कल मिला था। लेकिन सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बॉय जो है ना वो शख्स है, पर्सन है, तो मेरे पर्सन को डिफाइन करने के लिए हु इस्तेमाल करते हैं, विच इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे मेरे विच को रिमूव करूंगा मैं, वहां पे हु लिखा, ही इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझे कल मिला था, ये वही लड़का है। आगे बात समझ। उसके बाद अब देखें, जो आपसे उसको बड़ा आर्ट आता है कि उसने आपसे एरर कैसे करवानी है। अब मैंने बढ़ा दिया, याद भी आपने कर लिया कि सर ने कहा था शख्स की वजाहत के लिए हु। अब वो हु वहां लिख देगा, आपने कहा सेंटेंस तो राइट लिखा हुआ है, खामखाम से मिस्टेक करवाई जा रही है। आपको बेवकूफ फ्लटर करने के उसको डिफरेंट तरीके आते हैं। छोटी सी मिसाल लें कि आपको कैसे फ्लटर किया जाएगा और आप उसके झांसे में भी आएंगे। बेटे वो लिखेगा ही इज, ये सेंटेंस लिख रहा हूं दोबारा, ही इज द सेम बॉय, he is the same boy who met me yesterday, the same। उसके बाद सेंटेंस है यही सेम, he is such a boy who met me yesterday। अब वही सेम था। इस सेंटेंस के अंदर भी बेटे मैंने बॉय को यूज किया और हु मैंने अभी खुद बोला है कि शख्स की वजाहत के लिए हु इस्तेमाल करते हैं। बस सेकंड सेंटेंस में आए वही बॉय लिखा हुआ तो मैंने हु इस्तेमाल किया। लेकिन दोनों सेंटेंस रॉन्ग हैं। कहा ना कि फ्लटर किया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहेंगे कि शायद सही लिखा हुआ है। रीजन ये है कि हु के साथ, बॉय के साथ हु ही आता था, लेकिन अब नहीं। बाय गो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मूव करें जरा। मेरे सेम लिखा हुआ है, सेम इज फॉलोड बाय दैट, कंजंक्शन के तौर पे सेम इस्तेमाल किया। तो सेम ने कहा कि भाई इसके साथ हु नहीं आना, इसको पेप्सी पसंद है और मुझे कोक पसंद है। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई इसको हटाएं जरा, मुझे ये पसंद ही नहीं है। तो उसके बाद इसको रिमूव करा, अब दैट आएगा। मेरे क्यों आया? क्योंकि मेरे बॉय के साथ हु ही आना था। सेम पहले कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ एंड सेम इज फॉलोड बाय दैट। सेम के बाद दैट इस्तेमाल होता है, तो उसके बाद उसी सेम सेंटेंस में जहां बॉय था मैंने हु यूज किया, उसी सेंटेंस में मेरे बॉय था और मैंने दैट क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि सेंटेंस में कुछ और भी ऐड था पहले। उससे पूछा कि भाई व्हाट यू नीड, जो उसकी नीड्स थी, रिक्वायरमेंट्स थी, हमने उसको रिस्पॉन्सिबल थे पूरा करने के लिए, तो हमने उसको पूरा कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करें। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे मेरे ना हु आएगा, ना दैट आएगा, ना विच आएगा, समथिंग एल्स हियर, कुछ और है यहाँ पे। कौन सी चीज है? अब मेरे यहाँ पे बॉय लिखा हुआ था, हु मैंने कहा रॉन्ग है। अब क्यों मैंने एज लिखा यहाँ पे? मेरे सच इज फॉलोड बाय एज, कंजंक्शन के तौर पे सच इस्तेमाल हुआ, और जब भी सच इस्तेमाल करते हैं इज फॉलोड बाय एज, तो ये मेरे दोनों बहन भाई हैं, साथ साथ ही आएंगे। तो उसके बाद मेरे सच के बाद एज आता है। अब मैंने क्या समझाया था कि शख्स की वजाहत के लिए हु इस्तेमाल करते हैं अगर सेंटेंस में कंजंक्शन कोई नहीं इस्तेमाल हुआ। पहले सेंटेंस की एग्जांपल लें आप, तो वहां पे मेरे हु इस्तेमाल किया, दिस इज द राइट। उसके बाद अगर कंजंक्शन इस्तेमाल पहले हो जाए तो आंखें दिमाग के पर्दे खोल देने हैं जरा कि पूरा पढ़ें। अगर उसने हु लिख दिया इट मींस के रॉन्ग, ही इज ट्राइंग टू फ्लटर अस, कि हमें फ्लटर करने की कोशिश कर रहा है। पूरे सेंटेंस को क्लीनली पढ़ें जरा। अब देखें क्या है, अगर सेम होगा तो फिर दैट इस्तेमाल करेंगे, अगर सच होगा तो उसके बाद एज इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेटे उसके बाद हु का इस्तेमाल था, क्योंकि हु से इस तरह से आपसे गलती करवाई जाएगी। अगर चीज का इस्तेमाल है यहाँ पे तो बेटे हु भी हो गया और दैट भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट वन आपके पास मेरे विच की मिसाल ले ले एक छोटी सी। तो उसके बाद में दिस इज द पेन, ये है वही पेन। अब बेटे हु आई बॉट मी फ्रॉम दी बाजार लिख दें आप। तो उसके बाद मेरे क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये चीज है, चीज की वजाहत के लिए वी यूज विच, फिर विच इस्तेमाल होता है तो रूल है उसके बाद। तो मेरे यहाँ पेन था तो पेन को डिफाइन करने के लिए उसने इसको इस्तेमाल किया।
हाँ बेटे गॉट इट। उसके बाद एक और चीज की जाने मूव करते हैं हम आगे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर कॉल्ड सिंगुलर्स। उसकी मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं, बाकी याद है आपको, पढ़ाया भी है पहले मैंने। तो उसके बाद है समबॉडी, आफ्टर दैट है एनीबॉडी, एनीवन, उसके बाद समवन, ईदर होता है, नीदर होता है, उसके बाद इतनी सारी लंबी लिस्ट है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा हमने, लेकिन अब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में 2 बातें याद रखें। नंबर 1, दीज आर ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा वाहिद होते हैं। अगर ऐसे याद नहीं होता तो यूं समझ लें कि दीज आर ही शी इट, कि ये ही शी इट जो कि वाहिद होता है, कि ये वाहिद होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलवेज वेरी सिंगुलर, हमेशा वाहिद होते हैं। अब दूसरी बात, जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे तो 2 गलतियां होंगी। कितनी गलतियां होंगी? मेरे 2 एरर्स आप कर रहे होंगे। एक मेरे वर्ब की एरर होगी और सेकंड होगी प्रोनाउन की एरर। एक वर्ब की एरर होगी और सेकंड मेरे प्रोनाउन की उस पर एरर होगी। वर्ब की एरर क्यों होगी? क्योंकि सिंगुलर हैं, तो इसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर वाला ही आप यूज करेंगे। और अगर उसके बाद मेरे प्लूरल वाला आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद है जी और उसके बाद मेरे सेकंड बात कि इसके बाद अगर आपने मेरे वर्ब की एस वाली फॉर्म यूज करनी है, हैज यूज करना है आपने, वाज यूज करना है, इसके साथ आपने इज यूज करना है आपने इसके साथ। और दूसरी क्या होती है इसके साथ, आपने दूसरी बात मेरे इस तरह की होती है साथ कि उसके अंदर ये है कि जब आप इसके बाद मेरे प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर होगा। यानी आप अगर उसमें बॉयज की बात हो रही है या मेल की बात हो रही है तो उसके साथ आप मेरे हिज यूज करेंगे। तो उसके बाद है ऑल दी बॉयज मेरे शुड पे मेरे देयर ड्यूज रॉन्ग होगा, मेरे हिज ड्यूज। तो उसके बाद अगर फीमेल की बात, ऑल दी गर्ल्स तमाम मेरे उसमें लड़कियों को शुड पे मेरे अदा कर देने चाहिए। हर ड्यूज होगा, देयर ड्यूज नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से आपने खुद डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो ये मेरे प्रोनाउन के हवाले से टॉपिक था, चंद बातें उस पर डिफाइन थी। इसमें से है कि आपके कोई अगर मेरे क्वेश्चंस हैं, कोई बात आपको मेरे क्लियर नहीं हुई तो वो जरा आप मुझे बताएं, उसके बाद मैं उसको मजीद डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है बेटा, आज का ये आपका उस पर लेक्चर था, उसमें मेरे प्रोनाउन के हवाले से। और मेरे कल आप लोगों का टेस्ट होगा मेरे मिस्टर चिप्स में से। आपने उसके बाद मेरे 1 एंड 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और सिनोनिम्स करने हैं आपने। 1 से लेकर उसके बाद 30 तक आपके पास मेरे ईडियम्स होंगे। और उसके बाद लाइफ इन अ बिग सिटी, लाइफ इन अ बिग सिटी आपके पास ऐसे है, वो आपके मेरे कल के टेस्ट में है। 1 से लेकर 30 तक आपके लिए पास मेरे ईडियम्स हैं। और मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 1 भी है और उसके बाद 2 भी है, जिसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन और सिनोनिम्स भी साथ करने हैं। थैंक यू सो मच। बेटा आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह एंड हुआ, और एज यूजुअल यूट्यूब पे आप लोगों के कल वाले हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, आज वाले कल इंशाल्लाह पोस्ट होंगे। बीएससी के बच्चे, अब इंग्लिश का लेक्चर होगा 11:15 पे, तो 15 मिनट की ब्रेक है। इस ब्रेक के बाद 11:15 पे इंग्लिश का लेक्चर होगा। बीएससी के बच्चे जो आएंगे वो आ सकते हैं। थैंक यू बेटा वेरी मच। टेस्ट स्केड्यूल, अब टेस्ट आप लोगों के पास आएंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अब टेस्ट आएंगे आप लोगों के पास, वो टेस्ट दीजिएगा।